दोस्तों नमस्कार। राजनीति इतनी विभत्स कभी नहीं थी। सत्ता में आने की होड़ इस तरीके की कभी नहीं थी। इस दौर में लोकतंत्र को दफन करके सत्ता पाने की सोच ऐसी कभी नहीं थी। लेकिन 30 जनवरी को इस देश ने खुली आंखों से जो कुछ देखा, उसके बाद एक सवाल यह भी उठा कि अगर मेयर के चुनाव में इस तरह का खुला खेल किसी चुनाव अधिकारी के जरिए मौजूदा दिल्ली की सत्ता कर सकती है, तो आने वाले वक्त में इस देश में किस चुनाव को लेकर कौन से सवाल खड़े होंगे और लोकतंत्र बचेगा कैसे। शायद यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि इस वक्त इस देश में चुनाव ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके जरिए इस देश में लोकतंत्र रहेगा, बचेगा या वो दफन कर दिया जाएगा। यह सवाल बार बार गूंज रहा है। और 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर को लेकर जब 36 वोट पड़े और उसमें से 8 वोट को खारिज कर दिया गया, तो पहली बार यही सवाल उठा, यह कैसे संभव है। और सब कुछ कैमरे में कैद था। अब सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे फैसला लेगी। और 48 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने उस बैलेट पेपर को मंगवाया, उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को मनवाया और उसके बाद उस रिटर्निंग ऑफिसर को कटघरे में खड़ा करके एक एक करके सवाल पूछना शुरू किया कि आपने इन 8 बैलेट पेपर को खारिज कैसे कर दिया। रिटर्निंग ऑफिसर हिचकिचाते थे, हड़बड़ा रहे थे, उनकी जुबान फिसल रही थी। और अदालत के भीतर कल और आज जो हुआ, उसने एक बात साफ कर दी कि इस देश के भीतर में अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचेगा तो फिर लोकतंत्र को बचा पाना शायद मौजूदा राजनीतिक सत्ता के हवाले बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और शायद इसीलिए संविधान ने व्यवस्था की है चेक एंड बैलेंस की, जिसमें अगर कार्यपालिका गलत हो तो न्यायपालिका नकेल कस सके। राजनीतिक तौर पर भारत के भीतर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूसरी तरफ से एक ही आवाज आती रही कि जो मेयर के चुनाव में गड़बड़ी हुई उसे हम मानते हैं, जिसने गड़बड़ी की उसे आप सजा दे डालिए, लेकिन चुनाव फिर से कराइए। क्यों? क्योंकि इस दौर में 3 पार्षद आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ खड़े हो गए थे। यानी उस फैसले को लेकर और फैसले से पहले की प्रक्रिया और आज के फैसले के बीच इस देश में खरीद फरोख्त भी खूब होती है। इस देश में डराया धमकाया जाता है और शायद लोकतंत्र वहीं पर हांफने लगता है। लेकिन यह खुला खेल आज सुप्रीम कोर्ट के सामने चल नहीं सका। जरा सिलसिलेवार तरीके से आज इन परिस्थितियों को समझिए कि भारत का लोकतंत्र क्यों इस दौर में मुश्किल हालातों में जूझता हुआ दिखाई दे रहा है और सिवाय सुप्रीम कोर्ट के कोई आस इस दौर में क्यों बच नहीं पा रही है। क्योंकि 36 वोटों में से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे, जिसमें आम आदमी पार्टी के पास सबसे ज्यादा थे, 13 वोट थे, कांग्रेस के पास 7 वोट थे। दोनों एक साथ हुए तो 36 में से 20 वोट एक पक्ष में और दूसरी तरफ 16 वोट थे, जिसमें 14 वोट बीजेपी के, एक बीजेपी के सांसद के और एक अकाली दल के। कोई भी अंदाज लगा सकता है कि इन वोट को अगर बैलेट पेपर के जरिए डाला जाए तो जीत तो सीधे तौर पर जिसके पास 20 वोट है उसकी हो जाएगी। लेकिन 30 जनवरी को ऐसा नहीं हुआ और उसी के बाद सवाल खड़ा हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 बैलेट पेपर को खारिज किया है और कहा है कि उस पर गड़बड़ी पाई गई, वो गड़बड़ी सुप्रीम कोर्ट आते आते डगमगा गई। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई दोबारा शुरू की तो बैलेट पेपर मंगवाया और उसके बाद अदालत के भीतर उस वीडियो रिकॉर्डिंग को भी चलाया जो चुनाव के वक्त हुई थी। और एक झटके में सारी बातें सामने जब आने लगी तो फिर दोबारा यह आवाज आई कि दोबारा चुनाव करा लीजिए। तब सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, ना तो दोबारा चुनाव होगा और ना ही दोबारा वोटों की गिनती होगी। जो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि एक बार फिर वोटों की गिनती कीजिए, हाई कोर्ट की अगुवाई में हो और अदालत की मौजूदगी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, जब 8 वोट
पड़े हैं इंडिया गठबंधन के और 8 वोट आम आदमी पार्टी के मेयर को पड़े हैं, तो इसमें गिनने और नहीं गिनने की कौन सी जरूरत है। और एक झटके में फैसला सुना दिया। और फैसला लिखते वक्त आखिरी लाइन खुले तौर पर थी कि जिस चुनाव अधिकारी या रिटर्निंग अफसर जो अनिल मसीह, जो कि बीजेपी के माइनॉरिटी सेल से जुड़े रहे, उसके अध्यक्ष भी रहे और उन्हें ही रिटर्निंग ऑफिसर बनाकर इस पूरे को अंजाम दिया गया, तो इसके पीछे कौन है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट नहीं उठा सकता है। यह सवाल राजनीतिक तौर पर उठेगा और राजनीतिक तौर पर अपने ट्वीट हैंडल के जरिए राहुल गांधी ने कहा, दरअसल लोकतंत्र की हत्या की भाजपाई साजिश में मसीह सिर्फ मोहरा है, पीछे मोदी का चेहरा है। तो क्या वाकई इस देश में और देश के प्रधानमंत्री बीजेपी सत्ता में हर जगह मौजूद रहे, वो चाहे मेयर का चुनाव ही क्यों ना हो, वह भी चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित है, जहां की इस पूरी आबादी सिर्फ 14 लाख की है, वहां मेयर कौन होता है नहीं होता है कोई जानता नहीं है, लेकिन उस दायरे में एक सांसद की सीट आती है। और ऐसे में नगर निगम की भूमिका क्या वाकई बड़ी होती है? जो मेयर अपना होना चाहिए, यही सोच क्या राजनीतिक तौर पर थी? लेकिन जिस अपराध को किया गया एक चुनाव अधिकारी के जरिए, अब उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी और अदालत के भीतर आज जो आर्गुमेंट किए गए, हमें लगता है उसे भी आज सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिस अधिकारी ने गड़बड़ी की, अब उसके खिलाफ जो मुकदमा चलेगा और उसको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया है, क्या होगा, पहले इसे सुन लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि ये जो निशान लगाए गए हैं एविडेंटली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने खुद लगाए हैं, इन्हीं के बेसिस पर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था और प्रिजाइडिंग ऑफिसर की एज पर लॉ बहुत ही एक अहम भूमिका है जिसको उन्होंने वायलेट किया है और इसके बेसिस के ऊपर उनके खिलाफ 340 के नीचे एक्शन इनिशिएट किया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट किस तरह का एक्शन ले सकता है और संबंधी देखिए, जो रॉन्गफुल स्टेटमेंट कोर्ट के सामने करने के लिए कोर्ट कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स भी कर सकती है और उनके ऊपर एक कंटेम्प्ट का ट्रायल चलाया जाएगा, जिसके लिए उनको 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मैसेज बहुत साफ है। जिस चुनाव अधिकारी ने गड़बड़ी की और उन्होंने कहा कि दरअसल जो बैलेट पेपर थे वो खराब थे, दरअसल वो खराब नहीं थे, उसे खराब रिटर्निंग ऑफिसर ने ही किया था। और इस देश के भीतर पहली बार जो चुनाव करा रहा है वो रंगे हाथों पकड़ा गया। कई मौकों पर हो सकता है नहीं भी पकड़ा जाता हो और इस देश के भीतर सिर्फ यह एक सवाल बन रह जाता है या राजनीतिक तौर पर यह आरोप प्रत्यारोप में बातें गुम हो जाती हैं। लेकिन चुनाव आयोग से हटकर आज सवाल सुप्रीम कोर्ट और इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन्होंने बेंच को जो सौंपे गए बैलेट पेपर थे उसको देखा और उसके बाद वहां पर वीडियो चलाया। लेकिन उस वीडियो को चलाने से पहले वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के मेयर थे वो अनिल कुमार थे, उनकी मौजूदगी थी, मनोज कुमार थे, उनकी मौजूदगी थी और कुलदीप कुमार जो मौजूद थे, जो कि पिटिशनर थे, सभी की मौजूदगी थी, दोनों तरफ के वकील थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 पर कुलदीप कुमार का स्टैंप लगा हुआ था, रिटर्निंग ऑफिसर ने नीचे साइन किया और हर जगह एक सिंगल लाइन खींच दी। और मिस्टर मसीह, आपने कहा था जहां जहां लाइन खींची है तो बैलेट खराब कर दिए गए थे, ये खराब किए गए हैं आपके द्वारा। और उसके बाद पिटिशनर कुलदीप कुमार ने कहा यह सिर्फ एक लाइन है, यह केवल पेन लगाया गया है, इससे बैलेट इनवैलिड नहीं हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर मसीह वीडियो पर बैलेट खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद मसीह चुप हो गए और अदालत में वो आए और उन्होंने सोचा कि वो बच जाएंगे, इसीलिए वो लगातार गुमराह कर रहे थे। और मसीह से जब कहा गया आपने जो इन बातों को कहा कि ये बैलेट पेपर खराब हो गए थे, तो क्यों नहीं उस दौर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी देख ली जाए। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग आज अदालत में फिर से चली, जिसको इस देश ने देखा था। अदालत में जिस वीडियो रिकॉर्डिंग को चलाया गया और वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर मसीह जो लकीर खींच रहे थे, साइन कर रहे थे, दाग लगा रहे थे, बैलेट पेपर को खारिज कर रहे थे, उस वीडियो को आप एक बार फिर देख लीजिए। कर गया
बीजेपी का मेयर बन चुके हैं बीजेपी के मेयर की अनाउंसमेंट कर दी गई है बीजेपी का मेयर मनोज सोनकर को बीजेपी का मेयर बना दिता गया है तो सीधा तुम देख लो बीजेपी के बीजेपी के मेयर अनाउंस करने का हालांकि हंगामा हुआ है हंगामा होते हुए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस ने पर्चियां तरफ मार्शल भी बुला ले गए ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 50 ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀਮ और इस वीडियो को देख के अदालत के भीतर जज जो थे वो मुस्कुरा रहे थे। बैलेट पेपर को देख के वह सोच रहे थे ऐसा कैसे कोई रिटर्निंग ऑफिसर कर सकता है। इसीलिए चीफ जस्टिस ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया कि मसीह से पूछा जो रिटर्निंग ऑफिसर थे आपने किस कानून के तहत बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर किए हैं। और मसीह से जब पूछा गया तो उनका कहना था जो मतपत्र खराब हो गए थे उन्हें अलग करना था और उनकी पहचान के लिए ही मैंने ऐसा किया या मैं ऐसा कर रहा था जो वीडियो में दिखाई दे रहा है और वहां इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था। तब चीफ जस्टिस ने कहा कि जो आप वीडियो में दिखाई दे रहा है उसमें आप क्रॉस का निशान लगा रहे थे, ऐसा क्यों किया और कितने बैलेट पेपर पर किया। तो मसीह का कहना था ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि जो विकृत पेपर के बाद में पहचान की जा सके और मैंने ऐसा 8 बैलेट पेपर पर किया था। उम्मीदवारों ने मतपत्रों को छीन लिया था, उन्हें मोड़ दिया था और उन्हें खराब कर दिया था, इसीलिए उनकी पहचान के लिए ही क्रॉस का निशान बनाया था। तब चीफ जस्टिस को कहना पड़ा आप कानूनी प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे थे, बैलेट पेपर को खराब करने का काम आप क्यों कर रहे थे। आपको केवल कागजात पर हस्ताक्षर करने थे और नियम में यह साफ तौर पर प्रावधान है जो आपने किया। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप मतपत्रों पर अन्य कोई चिन्ह लगा भी सकते हैं। सॉलिसिटर साहब इन सब पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए उन्होंने कहा और उसके बाद मुकदमे की परिस्थिति आ गई जहां पर इनको 3 हफ्ते का वक्त दिया गया। लेकिन इसके साथ ही चीफ जस्टिस ने बहुत साफ तौर पर कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में डाले गए वोटों की दोबारा गिनती हो और निशान लगाए गए सभी 8 बैलेट्स को वैध माना जाए, वो जिसके पक्ष में पड़े हैं उसी के आधार पर वोटों की गिनती हो। लेकिन फैसला लिखने का जब वक्त आया जिसमें तकरीबन 35 मिनट का वक्त लिया गया, उसके बाद उस फैसले में साफ तौर पर कहा गया इसे गिनने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने है। और ऐसे में अब मुकदमा तो चलेगा मसीह के खिलाफ, लेकिन हम ऐलान करते हैं कि आम आदमी पार्टी के मेयर वह चुनाव जीत गए और वही अगले मेयर हो गए। और इस दौर में जो सवाल उठ रहे थे कि क्या 3 पार्षद जो शिफ्ट हो गए आम आदमी से निकलकर बीजेपी में आ गए, दरअसल इसने उसकी भी पोल पट्टी इस दौर में खींच दी कि किस तरीके की प्लानिंग 30 जनवरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले तक की जा रही थी और यह मानकर चला जा रहा था या बीजेपी या उनके पार्षद या मेयर बनने वाले लोग या फिर राहुल गांधी जो इंडिकेट कर रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे तो मोदी हैं। तो और इस प्रक्रिया के भीतर गृहमंत्री अमित शाह ये तमाम परिस्थितियां एक झटके में बताती हैं कि क्या वाकई जो कुछ हो रहा था या इस दौर में सत्ता में बने रहने के लिए इस देश के अलग अलग प्रांतों में जो बार बार नजर आता है कि कैसे विधायकों की खरीद फरोख्त हो जाती है, कैसे सांसद बिक जाते हैं और फिर कहा जाता है कि वह तो बिकने को तैयार थे, इसमें हमारी क्या गलती है। तो क्या डराना, धमकाना, खरीद फरोख्त करना और चुनाव अधिकारी को भी अपने साथ खड़े कर देना, तो इसके बाद लोकतंत्र बचा कहां और लोकतंत्र बचेगा कैसे। यह सवाल दरअसल इस फैसले के भीतर छुपा है, क्योंकि अगर 3 पार्षद शिफ्ट हो गए और बीजेपी में आ गए और कल्पना कीजिए कि अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से निकलकर यह आता कि उस वक्त का चुनाव रद्द किया जाता है क्योंकि जो किया रिटर्निंग ऑफिसर ने गलत किया और अब दोबारा चुनाव होगा, तो एक झटके में जो 16 पार्षद और 1 सांसद जो कुल मिला के 16 बीजेपी के साथ थे, उसमें 3 पार्षद तब आम आदमी पार्टी के जुड़ जाते जो इस वक्त बीजेपी के साथ है।
तो वह 19 उनकी तादाद हो जाती और एक झटके में इंडिया अलायंस घटकर 17 हो जाता, यानी दोबारा चुनाव कराने की परिस्थिति में भी बीजेपी का ही मेयर बनेगा। इसकी एक पूरी लकीर और पूरी रूपरेखा और पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है लिखा गया। और सिर्फ 36 घंटे पहले ही वह 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए। तो क्या भारत की राजनीति सत्ता को लेकर इतनी बेचैन हो चली है कि इस देश के भीतर में लोकतंत्र बचे ना बचे, उसको दफन करने की जरूरत ही क्यों ना पड़े? लेकिन सत्ता हमारे पास रहनी चाहिए। क्या एक ऐसी स्थिति इस देश के भीतर आ चुकी है? और क्या यह सिर्फ एक मेयर के चुनाव तक है या उसके बाद की परिस्थितियां भी बतलाती है? क्योंकि जो नजारा इस देश के अलग अलग विधानसभा चुनाव के बाद कम से कम आधे दर्जन राज्यों में नजर आ चुका है, वो कर्नाटक हो, वो उत्तराखंड हो, वो मध्य प्रदेश ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर या नॉर्थ ईस्ट के राज्य क्यों ना हो जहां पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट करा लिया गया, क्या ये सारी परिस्थितियां बताती है कि भारत में सत्ता की खातिर अब लोकतंत्र को, और उस लोकतंत्र को जिस लोकतंत्र के आश्रय सत्ता में आया जाता है, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने ही पूरे खेल को पलट दिया? और यह बात जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ एक मेयर के चुनाव को लेकर आई है, तब कई किताबें खुलेंगी अलग अलग राज्यों की राजनीतिक तौर पर। क्योंकि देखा गया है शिवसेना कैसे टूटी, देखा गया शिवसेना टूटने के बाद चुनाव आयोग ने किस तेजी से काम किया, और यह भी समझा गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि दरअसल गवर्नर की भूमिका असंवैधानिक थी, गैर कानूनी थी, बावजूद इसके महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। एनसीपी टूटी तो चुनाव आयोग ने हाथ खड़े कर दिए, मौन धारण कर लिया, तब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता शरद पवार को पकड़ना पड़ा। और अब सवाल है कि किसके पास सिंबल होगा, यह बात अब आने वाले वक्त में पता चलेगी। लेकिन जो शिवसेना के साथ हुआ, उसने मैसेज इस देश में साफ कर दिया कि जब अलग अलग स्वायत्त संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता के लिए ही काम करती हुई नजर आने लगेगी, तो फिर लोकतंत्र किस बात का और लोकतंत्र को लेकर कौन सा सवाल इस दौर में खड़ा होगा? यही वो परिस्थिति है जिसको लेकर संकट चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इसलिए बड़ा हो गया था क्योंकि यह कैमरे में कैद था, यह कागज पर किए गए दस्तखत और लगाए गए निशानों के बीच था, यह ईवीएम मशीन नहीं थी। अगर ईवीएम मशीन होती तो हो सकता है वहां वीवीपैट ना होता, और होता तो वह भी गड़बड़ होता है। इस दौर में यह भी सवाल इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के वकील ही देश भर में घूम घूम कर बता रहे हैं, बकायदा मशीन हाथ में लेकर। तो क्या भारत की राजनीति सत्ता की खातिर ना सिर्फ लोकतंत्र को दफन करने को तैयार है, बल्कि उसी लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर जो लोकतंत्र के पिलर हैं, वह भी सवाल खड़ा करने की स्थिति में नहीं है? और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया के भीतर फोर्थ स्टेट यानी मीडिया की भूमिका जो 30 जनवरी को हुआ, उस दौर के बाद से अगर आप गोदी मीडिया को देखिएगा, जो देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं और उसमें प्राइम टाइम में जो बुलेटिन करने वाले एंकर्स, अगर उनको आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। और एक झटके में यह सवाल होगा, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि वह खबरों की विश्वसनीयता के जरिए इस देश में लोगों को सच बताना उनका काम है, और उन्होंने जो व्याख्या की वो पूरी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा करते हुए खारिज कर दी। अब क्या होगा? ये सारे सवालों का जवाब शायद नहीं मिलेगा। सवाल सिर्फ इतना ही बचेगा, क्या एक चुनाव के बाद इस देश के दूसरे चुनाव में अब जब लोकतंत्र हड़पने का काम चलेगा तो वह बहुत निगरानी के साथ होगा, जिसमें कोई कैमरा पकड़ ना पाए, कोई बैलेट पेपर बचे ही नहीं, और सब कुछ टेक्निकल होता चला जाएगा और लोकतंत्र को यह टेक्निकलिटीज हड़पती हुई नजर आएगी। और उसके बाद संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, यह भी एक सवाल तो नहीं होगा। लेकिन आज का सच सबसे बड़ा यही है कि इस देश में 20 दिनों तक जो सत्ता ने खामोशी बरती, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आने से पहले सत्ता परिवर्तन के बाद भी सत्ता अपने हाथ में रहे, इसके लिए जो हॉर्स ट्रेडिंग हुई या जो शिफ्ट किया गया पार्षदों को लेकर, वो पूरा का पूरा खुला खेल देश के सामने आकर खड़ा हो गया। आप इसको लोकतंत्र का चीरहरण कीजिए, आप खरीद फरोख्त, डर,
तमाम चीजों का जिक्र करिए, लेकिन यह मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि यह तो सिर्फ 36 वोटों का सवाल था। इस बार तो लोकसभा में तकरीबन 100 करोड़ वोटर हैं और इन 100 करोड़ वोटरों में से वोट जो परसेंटेज रहेगा, अगर 60% भी रहता है तो मतलब है 60 करोड़ वोट पड़ेंगे। इन 60 करोड़ वोट में से अगर पिछली बार की तुलना में देखिए तो जो 37% वोट बीजेपी को पड़े थे और बाकी विपक्ष में पड़े थे, उसमें एकजुटता हो या ना हो, लेकिन जब प्रोग्रामिंग के आसरे ईवीएम का जिक्र पूरे देश में हो रहा हो तो सवाल सुप्रीम कोर्ट से अब पूछा जाना चाहिए। आपने देख लिया सब कुछ एक मेयर के चुनाव में, अब सवाल ईवीएम का है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के भीतर भी डायरेक्टर्स जो हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता नहीं बल्कि वरिष्ठ अधिकारी तक मौजूद हैं। एक दो नहीं, 4 डायरेक्टर हैं जो कंपनी ईवीएम बनाती है। तो कोई भी उन सवालों को दोबारा दोहरा पाएगा जिसका दोहराने का जिक्र एक वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ही इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर किया था और पूछा था सत्ता से, मोदी सरकार से पूछा था, जब आप चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे तो वह चुनाव आयुक्त आपसे सवाल कैसे करेगा। अब का सवाल सबसे बड़ा यही है। सब कुछ अपनी हथेली में समेटती हुई राजनीतिक सत्ता ने धीरे धीरे कहीं लोकतंत्र को भी अपनी हथेली में समेट तो नहीं ले लिया और एक छिद्र नजर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका पर्दाफाश कर दिया। तो क्या यह न्याय की जीत है या इस देश के भीतर कुछ बचा हुआ है, सिर्फ यह उसकी आस भर है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।